बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का ये चैप्टर 9th है, ग्रुप की खसूसियात और एलिमेंट्स। इस चैप्टर 9th के कल हमने किए थे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है 7th। टोटल इसके 7 है, तो इस 7 में से हमने सिर्फ 5 करने हैं, क्योंकि 2 तो काटे हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस आपका आया था, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम आपका कट हो गया था, तो आपने नहीं करना था। तो इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, आपने ये नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने ये नहीं करना, इसको आप अपनी बुक से काट दें, या आपने बिल्कुल भी नहीं करने। जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के इस्तेमाल की वजाहत करें। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है की बुक में भी है, लेकिन मैं आपको बुक से लगवा देती हूँ, क्योंकि बुक में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी होगी। ये इसका बुक में इसका आंसर है। हाँ जी, आंसर है पेज नंबर 122 पे इसका आंसर है कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा आला है जिसको गाड़ी में मौजूद अराज के निज़ाम में लगाया जाता है, कि जो नुकसान था जो गैसें होती हैं ना, उनको ऐसी गैसों में तब्दील कर देता है कि जिससे माहौल में कोई खतरनाक माहौल के जो खतरनाक ना हो। और इन कैटालिटिक कन्वर्टर में प्लाटियम प्लाटियम मेटल्स वगैरह बतौर कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपने क्वेश्चन यहाँ से बुक से करना है, ये मैंने आपको डिटेल से समझाया था। अगर आपको मज़ीद समझना है तो आप जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी इसमें कुछ खास समझने वाली नहीं है, आपने बस ये 3 लाइनें फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ से करना है। आगे जो सेकंड है वो कहता है कि अल्कली मेटल्स में कीमियाई रिएक्शन के रुझानात ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जबकि हैलोजेंस में ये रुझानात कम होते हैं, क्यों? तो ये हम उसी बुक से देख लेते हैं। हाँ जी, इस बुक से हम देख लेते हैं। तो कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होती हैं, अल्कली मेटल्स में रिएक्टिविटी एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से, ज़्यादा जब एटम का साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो जो ब्रोनी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, जब एटम का साइज बढ़ता जाएगा ना, तो जो बाहर वाला शेल जो सबसे ब्रोनी शेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं और इससे खारिज करना आसान होता है। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये जो है एटॉमिक साइज ज़्यादा जब एटम का साइज बढ़ता है, तो जो ब्रोनी जो शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं और उन्हें खारिज करना आसान हो जाता है। जबकि हैलोजेंस जो होते हैं, ये ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी जो हैलोजेंस हैं, क्योंकि न्यूक्लियर कशिश की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करने की सलाहियत कम होती है। हाँ जी, इसमें बस आपने इतना ही बताना है कि जो हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी कम होती है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत कम होती है। आपने बस ये अल्कली और अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस के बारे में हमसे इतना ही पूछा, तो आपने ये बताना है। आगे ये थर्ड क्वेश्चन है कि मेटल्स अमूमन सख्त और मजबूत होते हैं, लेकिन जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं सख्त ना ही सख्त होते हैं और ना ही मजबूत होती हैं, तो क्यों? ये कट आपने ये नहीं करना, ये कटिंग है इसकी, आपने क्वेश्चन नहीं करना। अगर फोर्थ हमारे पास कहते हैं कि अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस एक दूसरे के मुखालिफ किरदारों के बावजूद रिएक्टिव एलिमेंट्स में हैं, वजाहत करें। हाँ जी, जो अल्कली मेटल्स होते हैं पॉजिटिव आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, जो इन्हें मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट बनाती हैं। हैलोजेंस नेगेटिव आयन्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, जो इन्हें जो है मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के रुझान की वजह से होती है। अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ये पॉजिटिव आयन बनाने के लिए ना इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। अब ज़रा जो इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर, जो इन्हें मजबूत रिड्यूसिंग एजेंट में बनाती हैं। ज़ाहिर है कि वही जो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगी उन पे प्लस चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, उनको तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और हैलोजेंस नेगेटिव आयन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन हासिल करने के लिए हासिल करते हैं। नेगेटिव आयन वही होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, जो इन्हें मजबूत जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए रुझान की वजह से होती है। वो कहते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं नेगेटिव आयन बनाने के लिए ना इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इन्हें मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बनाते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी मुस्तहकम कन्फिग्रेशन हासिल करने के रुझान की वजह से होती है, ठीक है। आपने बस इतना इसमें याद करना है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कम स्टेबल है, क्यों? इसका भी आंसर है इसी पेज पे, इसी बुक पे नेक्स्ट पेज पे है
कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कम स्टेबल होती हैं। कम स्टेबल हैं क्यों? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कमज़ोर होता है। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, इसका जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में वीक होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि ब्रोमाइड क्लोरीन से बड़ा, ब्रोमीन जो होता है वो क्लोरीन से बड़ा होता है, जिसके नतीजे में लंबा और कमज़ोर बॉन्ड बनता है। HBr कम दर्जा हरारत पर डिकम्पोज हो जाता है। इनके नॉर्मल दर्जा हरारत उस पर ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, ये आपने बस बताना है कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से वीक होता है, और जो ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होता है, क्योंकि ब्रोमीन जो क्लोरीन से बड़ा होगा तो ज़्यादा बॉन्ड भी जो है कमज़ोर होगा, तो जिसकी वजह से ना लंबा और कमज़ोर बॉन्ड बनता है। HBr जो होता है कम दर्जात पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ये आपने यहाँ से रिवाइज करना है। आगे जो 6 है वो कट है, वो भी आपने नहीं करना। हाँ जी, आगे जो 7th क्वेश्चन है वह कि बतौर कैटालिटिस V2O5 को कैटालिस्ट V2O5 को सल्फर डाइऑक्साइड को की ऑक्सीडेशन में प्लाटिनियम पर तरजीह दी जाती है, वजह बताएं। इसका जो आंसर है ये बुक के अंदर है, तो मैं आपको बुक के अंदर से लगवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका आंसर भी उसी पेज पे है कि जिस पेज से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर लगाया था, इसी पेज पे है। हाँ जी, ये है कि प्लाटिनियम जो मेटल पहले सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल होता था, ताहम ये महंगा कैटलिस्ट नॉन रिएक्टिव हो जाता था, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक की जो मौजूदगी मिलावट जो होती है वो उससे मुतासर करती है। इसीलिए जो कहते हैं कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो होता है ना, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने नीचे जो है रिएक्शन भी कर लेना है। प्लाटिनियम जो का ये महंगा भी होता है, कंडक्ट प्रोसेस में इस्तेमाल किया होता है, और ये कॉस्टली होता है, महंगा होता है। इस वजह से जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड को जो बतौर कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, की बुक से तो एक ही लाइन का आप यहाँ से करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 9 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।